बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पार्क का एक नया टॉपिक। हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में वर्क के कंडीशंस, वर्क किस कंडीशन में ज़ीरो होता है, वर्क किस कंडीशन में पॉजिटिव होता है, वर्क किस कंडीशन में नेगेटिव होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक जनरल तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्क का जनरल फार्मूला क्या होता है। हम ये तो हमसे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ में चल रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक ही जैसा है। तो उस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तब उस केस में W इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, Fs। और आपको पता है कि इसकी Fs का मतलब cos 0 होता है, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा Fs। यानी ये फॉर्मूला तब लगता है जब कोई बॉडी में मोशन फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा हो। ठीक है, यहाँ से बेटा हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं 1 जूल को डिफाइन करने जा रहे हैं। 1 जूल का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा होता क्या है, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, यूनिट फोर्स लगाया, और अगर यूनिट फोर्स लगाने पर इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यूनिटी के बराबर हो रहा है, मतलब 1 मीटर हो रहा है, तब उस केस में आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर ये जो आएगा ये लगभग 1 जूल के इक्वल आएगा। अब आप बता सकते हैं ना 1 जूल क्या होता है। 1 जूल का मतलब होता है 1 जूल is the work done when 1 Newton of force applied on a body displaces it बाई 1 मीटर। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन हो गया तुम्हारा 1 जूल का। सिमिलरली हम 1 अर्ग को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी एक और यूनिट CGS यूनिट 1 अर्ग होता है। 1 अर्ग में क्या होगा, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। जब एक ऑब्जेक्ट पर 1 डाइन का फोर्स लगाया जाए और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हो बेटा, तब हम कहेंगे कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, 1 अर्ग के बराबर का। ये हो गया बेटा 1 जूल और 1 अर्ग का डेफिनेशन। यहाँ से बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी। ये क्या कॉन्सेप्ट है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी समझते हैं बेटा। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क जब कह रहा है तो इसका क्या मतलब बनेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक कुएं से, वेल से उठा रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड, ये आपका सरफेस, ये हाइट है। आप एक ऑब्जेक्ट को, ये मुन्नू लाल यहाँ पे खड़ा होके इस ऑब्जेक्ट को नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे करके ले जा रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहा है। जिस हाइट तक ले जा रहा है वो हाइट कितनी है बेटा, उसकी टोटल हाइट को हमने h मान लिया। किसको उठा रहा है, m मास की ऑब्जेक्ट को। तो अर्थ उसे अपनी तरफ किस फोर्स से खींचेगी, mg। देखो ध्यान से, अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को उस ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। आप देखिएगा बेटा, W इज इक्वल टू W बाई ग्रेविटी, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा होता है। तो यहाँ पर एंगल कितना है बेटा,
फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है और जबकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180। कितना आएगा W ग्रेविटी, यह आएगा माइनस एम जी, एफ की जगह mg हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है अगर हम उसको h मान लेते हैं तो mgh हो जाएगा। मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी माइनस mgh होगी। लेकिन ये माइनस बेटा सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, माइनस बता रहा है कि यहाँ पे वर्क डन जो वर्क हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। बात समझ पाए बेटा? हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड में माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो स्टेटमेंट में लिख दें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर हम ऐसे लिख दें तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mgh हो जाएगा। तब हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। आई होप ये लाइन आप सबको समझ में आ गई होगी बेटा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन का है पावर। पावर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं। पावर का मतलब होता है बेटा, एक सिंपल डेफिनेशन है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power, the rate of doing work is called power। ये कहा जाता है बेटा कि वर्क के करने का जो रेट होता है उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हो सकता है आप इस डेफिनेशन से ज़्यादा सहमत नहीं हो बेटा, कोई बात नहीं, अभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है बी। ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 10 जूल का वर्क कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 20 जूल का वर्क कर रहा है। आप समझ रहे हो कि ये 1 सेकेंड में 20 जूल कर रहा है और ये 1 सेकेंड में 10 जूल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पावर होगा वो इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 सेकेंड में ज़्यादा वर्क कर रहा है और ये 1 सेकेंड में कम वर्क कर रहा है। इसीलिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर बेटा। ठीक है, ये हुआ डेफिनेशन। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब हम आते हैं इसके यूनिट के ऊपर बेटा। सबसे पहले इसकी जो यूनिट होगी, इसकी एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होगी P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो ये होगा जूल सेकेंड माइनस 1, और इसी को बेटा कहा जाता है वॉट, WATT, और शॉर्ट में कैपिटल W लिखेंगे। तो ये हुआ डेफिनेशन बेटा, ये आपका फॉर्मूला बना वॉट का। अब हम 1 वॉट को डिफाइन करने जा रहे हैं कि 1 वॉट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, इसके लिए काम करते हैं, हम यहाँ 1 वॉट को जब डिफाइन करने जा रहे हैं तो 1 वॉट को लिखा जा सकता है 1 जूल पर 1 सेकेंड। क्या मतलब हुआ इसका? 1 जूल पर 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ बेटा? 1 जूल पर 1 सेकेंड का मतलब ये है, इफ द रेट ऑफ वर्क डन, if the rate of work done is 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क कर रहा है, then the power is said to be, then the power is said to be 1 watt। समझ गए बेटा? ये हुआ डेफिनेशन तुम्हारे 1 वॉट का। आई होप 1 वॉट को आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसकी अदर यूनिट्स होती हैं किलो वॉट, अदर यूनिट्स होती हैं जो बिगर यूनिट्स हैं, जो अदर यूनिट्स हैं वो है बेटा किलो वॉट। 1 किलो वॉट में होता है 10 टू द पावर 3 वॉट। एक और यूनिट होती है उसको कहते हैं मेगावाट, है ना, मेगावाट। मेगावाट जो होता है
वो लगभग 10⁶ वॉट के इक्वल होता है। एक और यूनिट होती है, उसको कहते हैं हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर में 1 HP में होता है 746 वॉट। तो ये हो गया बेटा आपके वर्क के पावर के कुछ यूनिट्स के बारे में। हमने पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब इसके बाद पावर अगेंस्ट ग्रेविटी, एक एग्जाम्पल समझते हैं। पावर अगेंस्ट ग्रेविटी का क्या मतलब है, फिर से वहीं पर बात आ रही है बेटा। पावर अगेंस्ट ग्रेविटी में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे वर्क वाला टॉपिक ख़त्म हुआ था। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पर्सन है, वो पर्सन अगर h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर उठा रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर वो पर्सन h हाइट तक उठा रहा है जिसका मास m है, अर्थ इसे mg फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, फिर भी इसको ऊपर उठाने में जो समय लग रहा है वो t लग रहा है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी ये हो जाएगा बेटा mgh, मैंने यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया, और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है t सेकेंड। तो पावर डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mgh अपॉन t। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगा है ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो पावर क्रिएट हुआ है वो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगाया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये एक हमें इस हाइट तक पहुंचना है, और इस हाइट तक पहुंचने के लिए हमने यहाँ पर कुछ स्टेयर्स का इस्तेमाल किया है ना। ये हमारे कुछ फुट स्टेप्स हैं, यहाँ तक का इस्तेमाल किया, ऐसे चलता जाएगा। ये हर एक स्टेप की जो हाइट है वो h1 है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर एक की हाइट इक्वल है। हर एक की हाइट यहाँ पे क्या हो रही है? इक्वल हो रही है बेटा। मैंने h1 माना, तो टोटल h1 यहाँ 5 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? कैपिटल H के इक्वल हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कैपिटल H जो होगा ये सभी की हाइट का एक तरह से सम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ से यहाँ तक h1 हो गया, यहाँ से तक h1 है, तो ये h1 और ये h1 मिलके 2h1 हो जाएगा। ये 2h1 और ये h1, 3h1 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये 3h1 और ये h1, 4h1 हो जाएगा। ये 4h1 और ये h1, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 5h1। और 5h1 जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई, तो ये h इक्वल टू हो जाएगा 5h1। मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, अगर इसमें n होते, इफ़ n स्टेयर्स होते तब क्या होता? तब यहाँ मल्टीप्लाई किससे होता? n से मल्टीप्लाई होता, ठीक है, n इंटू h1, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स से मल्टीप्लाई करो एक स्टेप की हाइट, मतलब n इंटू h1। अब हमें ये निकालना है, पावर निकालना है बेटा, तो कोई परेशानी नहीं। अगेंस्ट ग्रेविटी है तो mg इंटू कैपिटल H अपॉन टाइम, है ना, mg इंटू n इंटू h1 अपॉन स्मॉल टाइम। पहले आप लोग बेटा ये टोटल हाइट पता कर लीजिएगा कि टोटल हाइट कितनी है, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करिएगा। ये एक मैंने एक एग्जाम्पल समझाया बेटा जो इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एनर्जी का। अच्छा, एक और चीज़ जान लीजिए बेटा, इस टॉपिक को कहते हैं हम लोग एफिशिएंसी, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आगे। इसको जान लीजिए, एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं ईटा से। इसका जनरल फार्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट होता है बेटा। आपको सबसे पहले ये जानना है कि आउटपुट और इनपुट का यहाँ पे क्या मतलब बना।
ठीक है, आउटपुट का और इनपुट का यहाँ पे क्या मतलब बना ये हमें जानना है। मान लीजिए मैंने एक डिवाइस बनाई बेटा, इस डिवाइस से मुझे टोटल, मैंने इस डिवाइस को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि ये मुझे 100 जूल के बराबर का रिजल्ट दे। मतलब मैंने इस पे जो इनपुट प्रोवाइड किया वो प्रोवाइड किया बेटा, इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि इसका इनपुट हमें 100 जूल के बराबर मिले। बात को समझने की कोशिश करिएगा बेटा। लेकिन जब हमने इस मशीन को यूज़ किया, मान लीजिए हमने इसको 10-12 दिन के लिए बेटा इसको रख दिया ऐसे ही, उसमें बहुत सारे रीजंस, उसमें रस्ट हो गया, जंग लग गया बेटा, या हो सकता है उसमें कुछ फ्रिक्शन आ गया, घिस गया। तो इस वजह से जब हमने इसको वर्क करना शुरू किया, जब इससे हमने वर्क लेना शुरू किया, तो ये हमें रिजल्ट जो दे रहा है वो 80 जूल के बराबर का दे रहा है। मतलब ये कंप्लीट उतना वर्क नहीं दिया जितना देना चाहिए, ये अब 80 जूल के बराबर दिया। तो बेटा ये जो 80 जूल होगा ना, यही हमारा वर्क आउटपुट होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इनपुट क्या चीज़ है और आउटपुट क्या है। यहाँ पे इनपुट जो प्रोवाइड किया जाता है और आउटपुट जो हमें मशीन जो रिजल्ट देती है, डेट इज कॉल्ड आउटपुट। और एफिशिएंसी जो होती है उसी का रेशियो होता है। तो अगर हम यहाँ एफिशिएंसी निकालें तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट है तुम्हारा 100 जूल और प्रोवाइड हुआ तुम्हारा 100 जूल, और इसी को परसेंटेज में निकाला जाता है 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 80%। अब 80% का मतलब क्या बना? 80% का मतलब ये हुआ, जैसे बोला गया कि एफिशिएंसी इज 80%, तो एफिशिएंसी इज 80% का मतलब ये हुआ आउट ऑफ 100 जूल, आउट ऑफ 100 जूल 80 जूल इज गेन्ड, ये मतलब होता है बेटा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि एफिशिएंसी इज 60%, इफ एफिशिएंसी इज 60%, तो इसका ये मतलब होगा कि आउट ऑफ 100 जूल, out of 100 joule only 60 joule is provided। ठीक है बेटा, ये बात हो गई हमारे एफिशिएंसी की। तो आपको एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ गया बेटा सभी को कि आउटपुट रिजल्ट अपॉन इनपुट रिजल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। अब इसको पावर से रिलेट करना चाहेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने एक डिवाइस बनाई, जैसे मैंने एक फ़ैन दिया, या मैंने एक फ़ैन ले लिया बेटा, या फिर एक टीवी ले ली, या कोई भी एक ऐसा डिवाइस ले लिया जिसके हिसाब से मैंने एक इमेजिन किया कि मुझे 5 सेकेंड में ये 100 जूल का रिज़ल्ट दे, 5 सेकेंड में ये 100 जूल का रिज़ल्ट दे। मैंने जब उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, ये तो बेटा इनपुट हुआ ना, ये आपका इनपुट वर्क हो गया, और ये टाइम है। हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, हम जो कंपैरिजन करेंगे वो टाइम कितना लेंगे? ऑब्वियस सी बात है 5 सेकेंड लेंगे। हमें अगर कंपैरिजन करना हो तो हमें टाइम भी उतना लेगा कि 5 सेकेंड में अगर आप 100 जूल का दे रहे हैं तो 5 सेकेंड में मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा, है ना? ज़्यादा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि कोई भी ऐसी मशीन आज तक डिवाइस नहीं बनी है जो फ्रिक्शन लेस हो। फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है बेटा, इसीलिए वर्क हमेशा, आउटपुट वर्क जो होगी वो इनपुट वर्क से हमेशा लेस होगी। तो 5 सेकेंड में हमने 100 जूल का इनपुट दिया और हमें रिक्वायरमेंट है 5 सेकेंड में 100 जूल, लेकिन 5 सेकेंड में मुझे कितना मिला? 80 जूल मिला। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, टाइम दोनों में सेम रहेगा, तो मुझे एफिशिएंसी चाहिए। मैंने क्या किया? वर्क आउटपुट अपॉन टाइम कर दिया और वर्क इनपुट अपॉन टाइम कर दिया और 100% से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क अपॉन टाइम जो होता है वो पावर होता है। यहाँ वर्क आउटपुट है तो हमें रिजल्ट मिलेगा पावर आउटपुट, ये वर्क इनपुट है तो हमें यहाँ मिलेगा पावर इनपुट और इनटू 100%। तो हमारे पास एक नया रिलेशन बन गया, एफिशिएंसी इज इक्वल टू
एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। आई होप ये पावर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसी को थोड़ा सा और एलिब्रेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानेंगे कि पावर आउटपुट पावर इनपुट का और क्या मतलब निकल के आ रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर ले हम लोग। डिस्कशन नंबर 1, मान लीजिए ये आपका एक मोटर है, ठीक है, ये एक मोटर है बेटा। आपको मोटर पता है ना, हमारे घर में लगा रहता है ये, जिसकी हेल्प से हम लोग ग्राउंड से वाटर को निकालते हैं बेटा। इस मोटर की हेल्प से हमें क्या करना है, ग्राउंड जो है वो लगभग h डेप्थ पर है और यहाँ पर वाटर का सोर्स है बेटा। वाटर का सोर्स का जो मास है वो m मास हमें इस मोटर की हेल्प से बाहर निकालना है। कितने टाइम में? हमसे टाइम बोल दिया गया कि आप मोटर को पूरे टी टाइम के लिए ऑन करके रखिए। मैंने टाइम नहीं बताया, टी टाइम तक के लिए आप मोटर को ऑन करके रखिए। अब मुझे ये बताइए, जो ये मोटर होगा, चूँकि ये मोटर हम नहीं बना रहे हैं, ये मोटर बना रहा है कंपनी। कंपनी ने इस मोटर को जो बनाया है, इस मोटर को इस उद्देश्य के लिए बनाया गया कि इस मोटर का आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अगर आप इस मोटर का इस्तेमाल अपने घर के लिए करेंगे तो वो कम पावर का इस्तेमाल करेगा। अगर इस मोटर का इस्तेमाल, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हम जो बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इस आप जब मार्केट जाएंगे तो आप पहले आप उस शॉपकीपर को उद्देश्य बताएंगे कि आप मोटर किस लिए ख़रीद रहे हैं। आप एक सिंगल रूम के लिए, मतलब एक 2 रूम कमरे हों, 4 कमरे हों, इसके लिए आप मोटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, या आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए मोटर का इस्तेमाल करेंगे, या खेतों में जो पानी निकाला जाता है पंपिंग सेट, उसके लिए मोटर का इस्तेमाल करेंगे, या बड़ी सी फैक्ट्री है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आप याद रखिएगा कि अगर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है जिसमें खूब ढेर सारे फ्लैट्स हैं, 10-12 फ्लैट्स हैं, तो उसके लिए आप कम पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हाई पावर का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से जब आपको एक सिंगल 2 to 3 रूम्स के लिए बेटा आपको लेना हो, उद्देश्य हो, तब आप बहुत बड़े पावर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहने का मतलब, आप शॉपकीपर को पहले अपना टारगेट बताएंगे, उस हिसाब से वो शॉपकीपर एक वैल्यू दे देगा। मान लो मैंने तुमसे कहा कि बेटा एक पावर है 10 हॉर्स पावर, एक है आपका 5 हॉर्स पावर, और एक है बेटा 50 हॉर्स पावर। सीधी सी बात है, 2 to 3 BHK का एक रूम है, अब उसके लिए आप कौन सा हॉर्स पावर का इस्तेमाल करेंगे? आपका जवाब होगा 5 हॉर्स पावर। मैंने कहा कि बड़ी सी फैक्ट्री है, उसके लिए आपको आपके लिए मोटर का इस्तेमाल करना है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप 50 हॉर्स पावर का इस्तेमाल करेंगे। मेरे कहने का मतलब, ये जो वैल्यूज़ हैं बेटा, ये कंपनी बना के दे रही है, मतलब कंपनी को पता है कि किस काम के लिए कितना यूज़ करना है। 50 हॉर्स पावर का ज़रा मतलब समझना क्या होता है। 50 हॉर्स पावर का मतलब ये हुआ 50 इंटू, ध्यान देना, 746 वॉट। इसका मतलब ये हुआ 50 इंटू 746 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो मशीन इतना वर्क करेगी, ये टारगेट है। उसी तरीके से 5 हॉर्स पावर का मतलब क्या हुआ? 5 हॉर्स पावर का मतलब हुआ 5 इंटू 746 वॉट, मतलब 5 इंटू 746 जूल पर सेकेंड। तो ये हो गया बेटा, ये जो चीज़ तुम देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारी इनपुट में आएंगी, मतलब हम इसे कहेंगे इनपुट पावर, जो कंपनी देती है हमें, और इसी को कहा जाता है पावर रेटिंग। इसी का दूसरा नाम क्या होगा? पावर रेटिंग। पावर रेटिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी, दैट इज इनपुट पावर। अब तुम इस मशीन को स्टार्ट कर दिए,
जैसे ही मशीन को स्टार्ट कर दिए तो वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे ग्राउंड से ऊपर की तरफ आना शुरू करेगा। अब सारा खेल किसका है, इस मशीन का है, यानी मशीन अब वर्क कर रही है। तो मशीन कितना वर्क करेगी ये उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मतलब मशीन अगर तुरंत खरीद के ला रहे हो तो ज़्यादा वर्क करेगी, अगर धीरे धीरे मशीन पुरानी होती जा रही है तो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा बेटा, रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब जब आप इसको धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इसका जो वर्क है वो कम मिलता जाएगा। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा यानी मशीन जो वर्क करेगी वो आपका पावर आउटपुट का होगा। समझ गए? यानी आपके पास दो चीज़ें हो गई, एक हो गया पावर इनपुट और एक हो गया पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट कौन देगा, मशीन देगा, और पावर इनपुट हमारी कंपनी देगी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो जब आपसे कहे कि वाटर को उठाना है ऊपर, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपसे पावर आउटपुट कह रहा है, और पावर आउटपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू पावर इनपुट। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी का। ओके।